हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ 2024 जो कि एमपीपीएससी न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। यह टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी न्यू सिलेबस के बाद डिजाइन की हुई है। ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, का सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट जैसा कि आप लोगों को पहले पता है, फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सेकंड टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। यह टेस्ट एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस की यूनिट 2 एमपी हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर पार्ट को कवर करेगा। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मात्र 1 घंटे में आप एमपीपीएससी एमपी हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर पार्ट के 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ना केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इससे, बल्कि यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज होंगे, क्योंकि इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन का। सो स्टार्ट करते हैं यह टेस्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से दो, एक युग्म दिया हुआ है, एक तरफ बोलियां हैं, दूसरी उपबोलियां। हमको देखना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला बुंदेली बोली। बुंदेली बोली की उपबोली भदावरी बनफरी बिल्कुल सही है। मालवी, सोधवानी, खटोला। दोस्तों खटोला किसका है? खटोला मालवी के ना होकर किसकी उपबोली है? बुंदेली भाषा की उपबोली है, तो यह गलत होता है। और ऑप्शन को हम देखते हैं, जैसे निमाड़ी का बरेला और भीली, बघेली का तिरहरी गहोरा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ऑप्शन बी मालवी का खटोला नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। मालवी की उपबोली कौन कौन सी है? तो एक तो सोधवाड़ी यहाँ पे दिया है, और हम देख लेते हैं सोधवाड़ी के अलावा और कौन सी है। सोधवाड़ी है, हड़ौती है, हड़ौती, और कौन सी है? दसौरी, दसौरी, और कौन सी है? भीली। ये सारी किसकी है? मालवी बोली की उपबोलियां हैं। और खटोला किसकी है? बुंदेली की है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, आप देखिएगा कि बुंदेली की उपबोली भदावरी और बनफरी है, मालवी की उपबोली हड़ौती, दसौरी, भीली और सोधवाड़ी है, निमाड़ी की उपबोली बरेला और भीली है, बघेली की उपबोली तिरहरी और गहोरा है। इस आधार पर सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की बोलियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से क्या सेलेक्ट करना? कौन सा कथन असत्य? असत्य को सेलेक्ट करना है। तो हम पहला देखते हैं, बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है। बिल्कुल, साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध बोली कौन सी है? बुंदेली है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का है। बिल्कुल, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, सर्वाधिक विस्तार है बुंदेली का। इस आधार पे कोई असत्य नहीं है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और हमें ये देखना होगा बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो संपूर्ण जो सागर संभाग, संपूर्ण सागर संभाग में बोली जाती है। साथ में विदिशा, अशोकनगर, विदिशा, अशोकनगर और दतिया के क्षेत्र में यह बोली जाती है। और इसके साहित्यकार भी देख लेते हैं। बुंदेली जो बोली है उसके प्रमुख साहित्यकार कौन है? तो बुंदेली बोली के प्रमुख साहित्यकार कौन है? ईश्वरी केशवदास, ईश्वरी केशवदास और जगनिक, 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 और एक और महेश कटारे, महेश कटारे। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुंदेली जो भाषा का शब्दकोश की रचना किसने की है? तो महेश कटारे, महेश कटारे ने बुंदेली बोली के शब्दकोश की रचना की हुई है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुंदेली बोली का नामकरण किया है। अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इस प्रश्न को। बुंदेली बोली से संबंधित हम प्रमुख तथ्य देते हैं। बुंदेली जो साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध है और सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? संपूर्ण सागर संभाग, विदिशा, अशोकनगर, दतिया, पन्ना क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। बुंदेली प्रमुख साहित्यकार कौन है? ईश्वरी केशवदास, जगनिक, महेश कटारे। और बुंदेली शब्दकोश का निर्माण किसने किया है? तो शब्दकोश का निर्माण महेश कटारे ने किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को खोजना है हमको। तो मवासी, मवासी नहाल मध्य प्रदेश की जनजातीय बोली है। बिल्कुल सही, मवासी और नहाल मध्य प्रदेश की जनजातीय बोली है। ब्रज भाषा नीमच, मंदसौर जिलों में बोली जाती है। ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। ब्रज भाषा उत्तरी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और कहाँ पे बोली जाती है? तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? लाइक भिंड, मुरैना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ पे बोली जाती है। भिंड, मुरैना और श्योपुर में बोली जाती है। बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है, ये भी सही है। और केशवदास पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसको हमने देखा ही है, बुंदेली के प्रमुख साहित्यकार केशवदास और पद्माकर हैं।
बघेली बोली पूर्वी हिंदी है। इसको कैसे कहा जाता है, क्योंकि जॉर्ज गियर्सन ने जो बोलियां हैं उनको भाग में बांटा। जैसे पूर्वी हिंदी को बघेली, तो पश्चिमी हिंदी को क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी किसे कहते हैं, तो मालवी को पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी किसे कहते हैं, पश्चिमी हिंदी वर्ग में मालवी को रखा हुआ है, पूर्वी में बघेली को रखा हुआ है। दक्षिणी हिंदी वर्ग में किसे रखा है, दक्षिणी हिंदी वर्ग में किसे रखा है, तो निमाड़ी को रखा है। जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमी हिंदी को मालवी कहा है, पूर्वी हिंदी को बघेली कहा है, दक्षिणी हिंदी को निमाड़ी कहा है। इस आधार पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से साहित्यकार निमाड़ी बोली से संबंधित नहीं है, निमाड़ी से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं गौरी शंकर शर्मा, श्री राम परिहार, गंगाधर व्यास, बिल्कुल सही। विश्वनाथ सिंह, दोस्तों विश्वनाथ सिंह किस बोली से हैं, विश्वनाथ सिंह बघेली बोली से संबंधित है, ना कि निमाड़ी बोली से संबंधित। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी और प्रभाकर चौबे, ये भी निमाड़ी से हैं। तो बघेली बोली से कौन है, विश्वनाथ सिंह है, और एक नाम और याद रखिएगा आप, विश्वनाथ सिंह के अलावा श्रीनिवास शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल, ये दो लोग किससे संबंधित हैं, ये दो लोग बघेली बोली से संबंधित है। बाकी ये और सारे साहित्यकार निमाड़ी से संबंधित है। और साथ में हम निमाड़ी बोली देख रहे हैं, तो निमाड़ी की उपबोली कौन सी है, इसको भी ध्यान रखिए आप। तो उपबोली है कौन सी, बैजारी, निमाड़ी की उपबोली बैजारी है। और कौन सी है, गुरबी है, बैजारी गुरबी। और कौन सी है, पवारी है, पवारी। ये क्या है, निमाड़ी की उपबोलियां हैं। और निमाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है, खंडवा, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र में, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र में निमाड़ी बोली बोली जाती है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, निमाड़ी बोली के शब्दकोश की रचना किसने किया है, तो निमाड़ी बोली के शब्दकोश की रचना किसने किया है, तो राम नारायण उपाध्याय ने किया है, राम नारायण उपाध्याय ने किया है, उपाध्याय। तो यहाँ पे हमने निमाड़ी बोली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। एक बार आप रिवाइज करते हैं। साहित्यकार निमाड़ी बोली के कौन है, गौरी शंकर शर्मा, श्री राम परिहार, गंगाधर व्यास, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, प्रभाकर चौबे, ये निमाड़ी बोली के साहित्यकार। यहाँ पे दो नाम और दिया हुआ है, एक विश्वनाथ सिंह। तो विश्वनाथ सिंह किस बोली से विश्वनाथ सिंह बघेली बोली से संबंधित हैं। और जगनिक कहाँ पे हैं, जगनिक बुंदेली बोली से संबंधित है, बुंदेली से संबंधित है। और हमने देखा निमाड़ी बोली की उपबोलियां कौन सी हैं, तो उपबोली देखा बैजारी, गुरबी, पवारी, ये उपबोली है। निमाड़ी शब्दकोश की रचना किसने किया, तो राम नारायण उपाध्याय ने किया है, इसको देखा हमने। और निमाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, खंडवा, खरगोन और बड़वानी क्षेत्रों में बोली जाती है। इन बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्मार बोल किस बोली भाषा का पहला महाकाव्य है, तो अम्मार बोल निमाड़ी का महाकाव्य है, निमाड़ी बोली का महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है, इसको भी आप देख लीजिए। इसके लेखक महादेव प्रसाद हैं। पहला महाकाव्य अम्मार बोल के लेखक महादेव प्रसाद चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। अम्मार बोल किससे संबंधित है, तो निमाड़ी से संबंधित है, ये महाकाव्य है। लेखक कौन है, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। अगला प्रश्न 6 नंबर, कौन सा युग में गलत सुमेलित है, एक तरफ बोलियां दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। आपको देखना है गलत सुमेलित कौन सा है। मालवी कहाँ से बोली जाती है, उज्जैन और धार में बोली जाती है। बघेली सीधी, धार में बघेली नहीं बोली जाती। बघेली का क्षेत्र कौन सा है, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, इन जगहों में बघेली बोली जाती है, धार नहीं बोली जाती। तो ये सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा बी। बुंदेली कहाँ, दमोह सागर में। निमाड़ी बुरहानपुर खंडवा क्षेत्र में बोली जाती है। और बुंदेली दमोह सागर के अलावा कहाँ, दतिया, अशोकनगर इन क्षेत्रों में भी बुंदेली बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाकवि कालिदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनकी पहली रचना मालविकाग्निमित्रम मानी जाती है, बिल्कुल सही। इन्हें विशेष ख्याति अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी सही। और उसमें से हमको क्या सेलेक्ट करना, असत्य कौन है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और महाकवि कालिदास के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियों को एक बार में हम देख लेते हैं। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से थे, दरबार में 9 रत्नों में से थे। इनकी रचनाएं, नाटक, हमने नाटक देखा, नाटक 2 है, एक मालविकाग्निमित्रम है और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम है। और इनके महाकाव्य को भी हम देख लेते हैं। तो इनके महाकाव्य कौन से हैं, एक रघुवंशम है, महाकाव्य कौन से है, रघुवंशम है, और दूसरा कुमार संभवम, ये कालिदास जी के महाकाव्य है, कुमार संभवम।
और महाकाव्य के अलावा इन्होंने खंड काव्य की भी रचना की है। तो इनके खंड काव्य कौन से हैं? तो मेघदूतम, मेघदूतम क्या है? कालिदास के मेघदूतम कालिदास का खंड काव्य है। और दूसरा ऋतुसंहार, ऋतुसंहार ये क्या है? इनके खंड काव्य है और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा ही जाता है। तो कालिदास क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। इनके नाटक थे मालविका मित्रम, ये पहला माना जाता है और विशेष ख्याति मिली इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम से। इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम। इनके खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतुसंहार। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस तरीके से हम महाकाव्य कवि कालिदास के बारे में देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूला और मुलई को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानते हैं? मूला और मुलई को कोरकू आदि पुरुष मानते हैं। कौन मानते हैं? कोरकू मानते हैं और इन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं मूला और मुलई को। और कोरकू के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? ये अपने आप को किसके? रावण का वंशज मानते हैं। रावण का वंशज मानते हैं कोरकू। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। मूला मुलई आदि पुरुष किसे मानते हैं? कोरकू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भवभूति के संबंध में असत्य कथन को आपको पहचान करना है। तो यह कन्नौज शासक एसो वर्मन के दरबारी कवि थे। बिल्कुल, एसो वर्मन के दरबारी कवि थे। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह गलत है। एक भारतीय आत्मा भवभूति जी को न मान के किसे माना जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। तो यह गलत हो जाएगा, गलत के साथ साथ यही सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है। उत्तर रामचरितम इनकी प्रमुख रचना है। बिल्कुल, उत्तर रामचरितम इनकी प्रमुख रचना। और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। भवभूति जी के उत्तर रामचरितम के अलावा कौन सी है? महावीर चरित्रम भी है। महावीर चरित्रम भी इनकी है, भवभूति जी की रचना है। और एक और महत्वपूर्ण है मालती माधव। तो भवभूति जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? भवभूति जी कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और उत्तर रामचरित, महावीर चरित्रम, मालती माधव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक फैक्ट यहाँ पे क्या था? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केशवदास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन करना है केशवदास जी के संबंध में। तो ये ओरछा नरेश केशवदास जी कौन थे? ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। बिल्कुल सही है। इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केशवदास रीतकाल के प्रथम कवि थे और इंद्रजीत, ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। तो केशवदास की रचनाएं कौन सी थी? एक थी कवि प्रिया, दूसरी रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं। तो केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, रीतकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से साहित्यकार का जन्म होशंगाबाद में नहीं हुआ है? तो होशंगाबाद में किसका जन्म नहीं हुआ है? तो होशंगाबाद में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म नहीं हुआ। तो मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म श्योपुर में हुआ है। बाकी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? इन सब का जन्म होशंगाबाद, जो वर्तमान नर्मदापुरम में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा युग्म सुमेलित है? इसको देखते हैं। तो भूषण जी की रचनाएं कौन सी है? भूषण जी की रचनाएं शिवराज भूषण है और भूषण उल्लास है। कवि पद्माकर की रचनाएं क्या है? हितोपदेश गंगा लहरी। केशवदास जी की रचनाएं अभी हमने देखा कवि प्रिया, उर्मिला नहीं है। हमने केशवदास जी की कौन सी रचनाएं देखा? कवि प्रिया देखा था, रसिक प्रिया देखा था और रामचंद्रिका देखा था। तो उर्मिला किनकी रचना है? तो उर्मिला किनकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है और यह इनका क्या है? महाकाव्य है। उर्मिला क्या है? महाकाव्य है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। और केशवदास जी का हमने देखा ही है। साथ में शरद जोशी की परिक्रमा और तिलिस्म। शरद जोशी जी की क्या कविताएं हैं? परिक्रमा और तिलिस्म। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी। केशवदास जी की रचना उर्मिला नहीं है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस लोक साहित्यकार को कृषि पंडित कहा जाता है? तो कृषि पंडित घाघ दुबे जी को कहा जाता है। घाघ दुबे जी को कृषि पंडित कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कृषि को सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय घोषित किया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ सही कूट को पहचानना, एक तरफ साहित्यकार है, दूसरे तरफ उनकी पत्रिकाएं हैं। तो हमने देखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका प्रभा है। प्रभा का संपादन इन्होंने कहाँ से किया था, तो खंडवा से किया था। और इनकी कौन सी पत्रिका है प्रभा के अलावा, कर्मवीर है। कर्मवीर भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका है, जिसका संपादन इन्होंने जबलपुर से किया था। और इनके और कुछ हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के और रचनाओं को देख लेते हैं। हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी क्या है, ये महाकाव्य है। और इसको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसी के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए, हिम तरंगिनी के लिए मिला। और इनकी रचना कौन सी है, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला भी इन्हीं की रचना है। तो ये देखा हमने माखनलाल चतुर्वेदी का। अब आ जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की पत्रिका है कल्पना, कल्पना, कल्पना है। और इनकी रचनाएं कौन सी है, और रचना भवानी प्रसाद मिश्र की इसी साथ देख लेते हैं क्योंकि आपको याद रहे। गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। और कौन सी है, सन्नाटा, सन्नाटा, सन्नाटा। और बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, ये सब किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। अब आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की कौन सी है पत्रिका, प्रताप है, प्रताप। और नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की कौन सी बची, प्रहरी, प्रहरी। और एक दूसरी इनकी और है, दूसरी का क्या नाम है, वसुधा, प्रहरी और वसुधा। इस तरीके से हम देखते हैं साहित्यकार संबंधित। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी प्रभा, और प्रभा का संपादन इन्होंने खंडवा से किया। दूसरी कर्मवीर, जिसका जबलपुर से किया। भवानी प्रसाद मिश्र की जो पत्रिका थी कल्पना, और इन गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी अन्य इनकी रचनाएं हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप है, और हरिशंकर परसाई जी की प्रहरी और वसुधा है। और प्रहरी वसुधा के अलावा भी इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे तट की खोज, हरिशंकर परसाई जी की रचना है तट की खोज। और कौन सी है आप बताइए, एक दो आप कमेंट करके भी बताइए। टार्च बेचने वाला, टार्च बेचने वाला कौन था, हरिशंकर परसाई थे, टार्च बेचने वाला। और रानी नागफनी की कहानी, पगडंडियों का जमाना, ये सब किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की है। तो इसमें से हमको कूट्स को मिलान करना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 4 2, यही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, केशवदास जी को कहते हैं। और केशवदास जी अभी हमने पढ़ा किसके थे, ओरछा नरेश इंद्रजीत के, ओरछा नरेश किसके, इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। और साथ में इनको मुगल सम्राट जहांगीर, जहांगीर का भी संरक्षण प्राप्त था। किसको, केशवदास जी को। इनको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य को पहचानना है। तो इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। मुकुल त्रिधारा इनकी रचना है, यही गलत है दोस्तों। मुकुल त्रिधारा इनकी रचना है, बिल्कुल सही। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना है, बिल्कुल गलत। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, तो अभी हमने देखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा प्रमुख रचना है, ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यही हो जाएगा असत्य कथन। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं और देख लेते हैं, जैसे मुकुल त्रिधारा के अलावा इनकी कौन सी है, बिखरे मोती, बिखरे मोती किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और कौन सी इनकी रचना है, उन्मादिनी, उन्मादिनी भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और कौन सी है, जलियावाला बाग, जलियावाला बाग, ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल त्रिधारा इनकी रचनाएं देखते हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी, जलियावाला बाग, मुकुल त्रिधारा इनकी रचनाएं हैं। और इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश की महादेवी वर्मा कहा जाता है। और पुष्प की अभिलाषा किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश की लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लोक साहित्यकार के संबंध में असत्य हमको ढूंढना है। जगनिक कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही, याद रखना है आपको। जगनिक जी कौन थे, कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है, बिल्कुल सही। ईसुरी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और हम देखते हैं आल्हाखंड करुण रस, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि आल्हाखंड क्या है, वीर रस प्रधान कविता। कितनी वीरता का इसमें उल्लेख है, इसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख किया हुआ है। और इसके बारे में और महत्वपूर्ण, ये विश्व की सबसे बड़ी कविता है, विश्व की सबसे बड़ी कविता है। और इसके रचयिता कौन है, इसके आलाखंड के रचयिता जगनिक हैं, जगनिक जिनको कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही जवाब भी होगा आलाखंड
जो वीर रस प्रधान है और 52 लड़ाइयों का इसमें उल्लेख है। विश्व की सबसे बड़ी कविता है। परिमल रासो जगनिक की रचना है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर, निमाड़ का कबीर दोस्तों आपको पता ही होगा, संत सिंगा जी को कहा जाता है। संत सिंगा जी, इनकी जन्मस्थली कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म बड़वानी में हुआ है। बड़वानी में इनका जन्म हुआ है। और इनको निमाड़ के लोग जो होते हैं इनको पशुरक्षक देव से पूजा करते हैं। क्या माने जाते हैं? पशुरक्षक देव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और एक कबीर के समकालीन थे, इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। और इनकी एक रचना है 12 मासी, 12 मासी 15 तिथि, 15 तिथि इनकी रचना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने देखा निमाड़ कबीर सिंगा जी के बारे में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन असत्य को ढूंढना है। तानसेन का नाम रामतनु मिश्र भी था। बिल्कुल सही। इन्होंने मानसिंह की विधवा मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। बिल्कुल सही। तानसेन की समाधि शिवपुरी में है। बिल्कुल गलत, शिवपुरी में नहीं है। आपको पता है तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। ग्वालियर, ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कौन थे? तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न, इसमें कूट दिया हुआ है। एक तरफ संगीतकार हैं, दूसरे तरफ इनके घराने दिए हुए हैं। अब देखना है। हाफिज अली खां, हाफिज अली खां कहाँ से हैं? ग्वालियर घराने से हैं। लतीफ़ खां भोपाल घराने से हैं। अमीर खां, अमीर लोग इंदौर में रहते हैं तो अमीर खां इंदौर घराने से संबंधित है। और बेगम असगरी बाई कहाँ से है? बिजावर, बेगम असगरी बाई बिजावर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हाफिज अली खां ग्वालियर, लतीफ़ खां भोपाल, अमीर खां इंदौर, बेगम असगरी बाई बिजावर। अगला प्रश्न, बेनजीर भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो बेनजीर भवन का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। शाहजहां बेगम ने कराया था। और इन्होंने क्या कराया था? तो इन्होंने भोपाल में, शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सी मस्जिद? ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद, ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था। और इन्होंने क्या कराया था? तो इन्होंने शाहजहाबाद की स्थापना की थी। शाहजहाबाद की स्थापना की थी। और इनके रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि भोपाल रियासत में पहली बार जो जनगणना हुई तो इन्हीं के शासनकाल में हुई। पहली बार जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था शाहजहां बेगम के बारे में। तो शाहजहां बेगम ने बेनजीर भवन, ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया, शाहजहाबाद की स्थापना की और पहली बार जनगणना भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सही युग्म को सुमेलित नहीं है, उसको हमें ध्यान देना है। एक तरफ संबंधित क्षेत्र है, दूसरी तरफ लोक गायन है। तो हम देखते हैं मालवा। मालवा का लोक गायन क्या है? भरथरी और हीड़ मालवा का लोक गायन है। निमाड़ का निर्गुनिया मशान्या ये निमाड़ का है। बघेलखंड का कौन सा है? बसदेवा बिरहा विदेसिया ये बेराइटा नहीं है। बेराइटा कहाँ का है? तो दोस्तों बेराइटा बुंदेलखंड का है। बेराइटा कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब भी होगा बघेलखंड में बसदेवा के अलावा और कौन से है? बिरहा, हमने बताया बसदेवा के अलावा बिरहा है और विदेसिया है। विदेसिया, बिरहा और विदेसिया, बसदेवा बिरहा विदेसिया, ये बघेलखंड का लोक गायन है। बुंदेलखंड का लोक गायन बेराइटा, आला गायन और भोला गीत, ये बुंदेलखंड का, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भी सही कूट को पहचानना है हमको। एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। अब हमको देखना है मटकी कहाँ का है? तो मटकी मालवा का है। गणगौर कहाँ का है? तो गणगौर निमाल का है। सैरा बुंदेलखंड का है और कलसा सैरा बुंदेलखंड का है। और कलसा कहाँ का है? कलसा बघेलखंड का है। एक बार ध्यान रखना है। मटकी कहाँ का है? मालवा का है। गणगौर कहाँ का है? निमाड़ का है। सैरा बुंदेलखंड और कलसा बघेलखंड का है। साथ में और हम इसके और सारे देख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे निमाड़ का। तो निमाड़ का कौन सा है? निमाड़ पहला हम देखते हैं निमाड़। तो निमाड़ में एक तो हमने देखा गणगौर के अलावा कौन सा है? फेफरिया के अलावा कौन सा है? डंडा। और कौन सा है? काठी। और कौन सा है? मांडल्या। तो निमाड़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? फेफरिया, डंडा, काठी, मांडल्या। इसके अलावा फिर हम देखते हैं मालवा का हमने देखा था अभी, कौन सा देखा था? रजवाड़ी देखा था। और कौन सा देखा था? अड़ाखड़ा देखा था। और कौन सा देखा था? इंद्रपरी देखा था। ये किसके हैं? और साथ में भगोरिया, जो कि महत्वपूर्ण है, भगोरिया। ये सब मालवा के। अब बुंदेलखंड के देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से आ रहे हैं? तो बुंदेलखंड में एक तो हमने देखा सैरा तो देखा ही। इसके बाद राई, जो मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है। उसके बाद बधाई है। सैरा, राई, बधाई, ढिमराई,
ये सब किसके हैं? और कौन सा? कानड़ा, और ये सब बुंदेलखंड के हैं। और बघेलखंड के कौन से हैं? बघेलखंड के हम लोक नृत्य की जब बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा दादर, सुआ, दादर, सुआ, बिरहा, दादर, सुआ, बिरहा और कलसा। ये बघेलखंड के लोक नृत्य हैं। एक बार फिर रिवाइज करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर हमारे दिमाग से भूल जाता है। निमाड़ का कौन सा है? निमाड़ का हमने देखा, एक तो गणगौर, फिर फेफरिया, डंडा, काठी, मांडल्या। फिर मालवा का देखा, मालवा का मटकी था, मटकी के अलावा रजवाड़ी, अड़ाखड़ा, इंद्रपरी और भखोरिया है। फिर बुंदेलखंड का देखा तो बुंदेलखंड में सैरा, राई, बधाई, ढिमराई, कानड़ा। और बघेलखंड का देखा तो दादर, सुआ और बिरहा। और सही सुमेलित कौन सा है इसमें से? इसमें से 2, 1, 3, 4, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2, 1, 2, 1, 3, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। कौन चित्रकार नहीं है? तो बाबा डीके। बाबा डीके चित्रकार नहीं है। बाबा डीके क्या है? ये रंगकर्मी है, रंगकर्मी है जिनका संबंध नीमच से है, नीमच से है, ये भी ध्यान रखिएगा, रंगकर्मी है। बाकी विष्णु चिचोलकर, सैयद रजा, देवयानी कृष्ण, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं। अगले प्रश्न को देखना है 25। इसमें भी हमको कूट को मिलाना है, एक तरफ लोक शिल्प है, दूसरे तरफ जिला है। अब काष्ठ शिल्प किससे संबंधित है? तो काष्ठ शिल्प मंडला, मंडला में होता है। मंडला के अलावा कहाँ होता है? इसको भी ध्यान रखिए आप। मंडला ना दिया हो तो बुधनी है, श्योपुर है और रीवा, ये काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। गुड़िया शिल्प के लिए कौन सा जाना जाता है? झाबुआ, झाबुआ। झाबुआ के अलावा और कौन सा क्षेत्र है? तो ग्वालियर। झाबुआ के अलावा गुड़िया कला हमको कहाँ मिलेगी? झाबुआ और ग्वालियर में मिलेगी। और बांस शिल्प कला हमको बालाघाट में मिलेगी। बालाघाट के अलावा कहाँ मिल जाएगी? ये भी हमको झाबुआ मंडला के क्षेत्र में मिल जाएगी। और छिपा उज्जैन कहाँ? भैरवगढ़, भैरवगढ़ छिपा कला के लिए जाना जाता है। इस तरह से सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3 ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन एक भारत भवन का अंग नहीं है? भारत भवन का अंग नहीं है, कौन सा अंग नहीं है भारत भवन का? तो भारत भवन का अंग नहीं है पाठशाला नहीं है, क्योंकि वागार्थ, अनहत, रूपांकर ये सब भारत भवन का अंग है। तो भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। किसने किया था? चार्ल्स कुरियन ने किया था। चार्ल्स कुरियन ने किया था इसकी स्थापना। इसमें वागार्थ, अनहत, रूपांकर और रंगमहल, और कौन सा? रंगमहल। ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, हमको इसको देखना है, सही कूट की पहचान करना है। तो कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। भारत भवन 1982 में हुई थी। और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में हुई थी। और कालिदास 1977 में हुई थी। कालिदास 1977 में हुई थी। एक बात और ध्यान रखना कि कालिदास अकादमी कहाँ पे स्थापित है? तो ये उज्जैन में स्थापित है। बाकी ये सारी कहाँ है? ये सब सारी भोपाल में है, भोपाल में। इसके अलावा भोपाल में कुछ और 2 और महत्वपूर्ण है। एक है रविंद्र भवन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। दूसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें से सही कोड क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 कौन सा हो जाएगा? जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा। ग्वालियर में कब से किया जा रहा है? तो 2021 से ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जा रहा है? ग्वालियर में मनाया जा रहा है। और इससे पहले कहाँ मनाया जाता था? तो इससे पहले भोपाल में मनाया जाता था। ध्यान रखना है आपको ध्रुपद समारोह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमको गलत सुमेलित है उसकी पहचान करना है। समारोह और स्थान दिया हुआ है। तो तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? तानसेन ग्वालियर में होता है। टेपा सम्मेलन उज्जैन में होता है। दुर्लभ वाद विनोद ये खजुराहो में ना होकर ये भोपाल में होता है। कहाँ पे होता है? दुर्लभ वाद विनोद भोपाल में होता है। अब पद्माकर समारोह सागर में होता है। तो गलत कौन सा है? दुर्लभ वाद विनोद खजुराहो में ना होकर कहाँ पे होता है? भोपाल में होता है। खजुराहो में कौन सा होता है? खजुराहो का भी एक आप ध्यान दीजिए, लोकरंजन समारोह अगर पूछते कहाँ होता तो ये खजुराहो में होता है। और कौन सा होता है खजुराहो में? एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी को पता होता है, खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमको असत्य कथन की पहचान करना है। तो महादेवी वर्मा सृजनपीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, बिल्कुल। आमिर खान समारोह प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है, गलत, भोपाल में नहीं होता। कहाँ पे होता है? इंदौर में प्रतिवर्ष होता है। और प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब असत्य कौन सा? केवल एक है, मीन्स सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2 है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 31। तुलसीदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो तुलसीदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? चित्रकूट में होता है। तो चित्रकूट में कब होता है? तो ये जो धनतेरस का समय होता है, धनतेरस से दिवाली के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? मंदाकिनी नदी के तट में होता है। मंदाकिनी नदी के तट में होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तुलसीदास समारोह 1987 से मनाया जा रहा है। और तुलसीदास, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, तुलसीदास अकादमी कहाँ है? अकादमी अगर पूछेगा तो ये भोपाल में हो जाएगी। तुलसीदास अकादमी भोपाल हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक तरफ संग्रहालय, दूसरा तरफ स्थान है, कूट का मिलान करना है। त्रिवेणी कहाँ है? तो त्रिवेणी उज्जैन में है। साकेत कहाँ पे है? साकेत निवाड़ी में है। दुबेला कहाँ पे है? दुबेला छतरपुर में है। और जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन। साकेत कहाँ पे है? साकेत कहाँ पे है? निवाड़ी में है। दुबेला कहाँ? छतरपुर में है। जनजाति भोपाल में। तो सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। कब कराया गया है? तो 9वीं से 11वीं सदी के बीच में कराया गया है। और कहाँ पे है खजुराहो मंदिर? तो ये छतरपुर में है। कहाँ पे है? छतरपुर जिले में स्थित है। और इसमें महत्वपूर्ण मंदिर कौन से? कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, खजुराहो के जो मंदिरों को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न 34 की ओर बढ़ते हैं। गलत युग्म कौन सा सुमेलित, इसकी पहचान करना है। एक तरफ किला, दूसरी तरफ संबंधित महल है। अजयगढ़ के किले में अमन महल है, बिल्कुल सही। रायसेन दुर्ग में बादल महल है, बिल्कुल सही। धार के किले में खरबूजा महल है, बिल्कुल सही। और दुर्ग में सतकंडा महल, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सतकंडा महल कहाँ पे है? ये दतिया के किले में है। और दुर्ग में नहीं है। साथ में हमको ये भी देखना है, सतखंडा देखा ना, ये भी देखिए। अगर आ जाए नौखंडा महल कहाँ पे है? तो नौखंडा महल है चंदेरी के किला में। जिसका निर्माण कौन कराया था? प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने कराया था नौखंडा महल का। और दतिया के किले को निर्माण किसने कराया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। किसने कराया था? वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। और ओरछा दुर्ग है कहाँ पे? ओरछा दुर्ग निवाड़ी जिले में है। ये भी ध्यान रखना है। तो अजयगढ़ किला में अमन महल है। रायसेन दुर्ग में बादल महल है। धार के किला में खरबूजा महल है। और ओरछा दुर्ग सतखंडा महल कहाँ है? दतिया के किले में, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। नौखंडा महल कहाँ है? नौखंडा महल चंदेरी के फोर्ट में है। और इसकी कीर्तिपाल, जो कौन सी था? प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी सही कूट पहचानना। एक तरफ जैन तीर्थ स्थल है, दूसरे तरफ स्थान है। तो गोमटगिरी कहाँ पे है? गोमटगिरी इंदौर में है। और सोनगिरी दतिया में है। पुष्पगिरी कहाँ पे है? पुष्पगिरी देवास में है। पुष्प कहाँ गिरता है? देवों के पास गिरता है। और पावागिरी कहाँ पे है? खरगोन। पावागिरी खरगोन है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, उनको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मुक्तागिरी कहाँ पे है? मुक्तागिरी कहाँ पे है? तो मुक्तागिरी बैतूल में है। मुक्तागिरी है। और 52 गजा कहाँ पे है? ये भी कौन सा स्थल है? 52 गजा कहाँ पे है? तो 52 गजा बड़वानी में है। जैन तीर्थ स्थल है। द्रोणागिरी कहाँ पे है? द्रोणागिरी कहाँ पे है? छतरपुर पे है। छतरपुर में द्रोणागिरी है। मतुंगगिरी कहाँ पे है? मतुंगगिरी धार में है। और कुंडलपुर कहाँ पे है? दमोह में है। कुंडलपुर दमोह में है। ये सारे कौन से हमने देखा? ये हमने देखा जैन तीर्थ स्थल। तो गोमटगिरी कहाँ पे है? इंदौर में है। सोनगिरी दतिया में है। पुष्प कहाँ गिरता है? देवों के ऊपर गिरता है। पावागिरी खरगोन में है। मुक्तागिरी बैतूल है। 52 गजा बड़वानी में है। द्रोणगिरी छतरपुर में है। मतुंगगिरी धार में है। कुंडलपुर दमोह में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा 4, 1, 3, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। मकड़ाई का किला हरदा जिले में हुआ है। दतिया किले का निर्माण भारती चंद बुंदेला ने किया था, ये गलत है। भारती चंद बुंदेला ने नहीं किया। अभी हमने पढ़ा दतिया का किला वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। कौन बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और दतिया के किले में जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन उल्लिखित है, बिल्कुल सही। जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन उल्लिखित है। और हमने दतिया के किले के बारे में क्या पढ़ा था? यहाँ पे कौन सा महल है? सतखंडा महल भी कहाँ पे है? दतिया के किले में है।
अब मकड़ाई का किला कहाँ पे है? मकड़ाई का किला हरदा जिले में है, हरदा जिले में स्थित है। जिसका निर्माण कौन, मकड़ाई के किले का निर्माण कौन कराया था? तो मकरंद शाह ने कराया था, मकरंद शाह। इसको भी याद रखना है आपको। तो सही जवाब इसमें से सत्य कौन सा है? सत्य 1 और 3 है, क्योंकि 2 गलत हो गया है। अगला प्रश्न भी यहाँ पे व्यक्तित्व है, दूसरे तरफ समाधि स्थल है। रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है, चंदेरी में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। और मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में है, भिंड में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये सही जवाब हो जाएगा। रानी रूपमती सारंगपुर, बैजू बावरा चंदेरी, रानी दुर्गावती बरेला, मल्हार राव होलकर भिंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 38। सही कोड पहचानना, एक तरफ धार्मिक स्थल है, दूसरे तरफ स्थान है। तो मितावली कहाँ पे है? मुरैना। मितावली कहाँ पे है? मितावली मुरैना में है, मुरैना में। हिंगलाज मंदिर कहाँ पे है? मंदसौर में है, हिंगलाज मंदसौर में है। भोजपुर कहाँ पे है? रायसेन, रायसेन। भोजपुर कहाँ पे है? रायसेन में है, भोजपुर। पीताम्बरा पीठ कहाँ पे है? तो पीताम्बरा पीठ दतिया में है, दतिया में है। मितावली कहाँ? मितावली मुरैना में है। हिंगलाज मंदिर मंदसौर में है। एक और हिंगलाज मंदिर है, दूसरा कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है, ये भी ध्यान रखना होगा। और भोजपुर में रायसेन है पूर्व का, इसे भोजपुर में रायसेन, भोजपुर कहाँ पे है? रायसेन में है। इसे पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, पूर्व का सोमनाथ भी बोलते हैं। और पीताम्बरा पीठ दतिया में है। सही जवाब हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन बी नंबर 39। असत असत्य पहचाना है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पे है? समाधि डिंडोरी, मंडला में ना होके कहाँ पे है? डिंडोरी जिले में है, डिंडोरी जिले में समाधि है। और झलकारी बाई रानी अवंतीबाई की ना होके किसकी है? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका है। तो रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? तो गिरधारी बाई थी, गिरधारी बाई ये किसकी अंगरक्षिका थी? अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। इन्होंने, रानी अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इनकी समाधि डिंडोरी जिले में है। और झलकारी बाई किसकी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की थी। इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बाघ की गुफाओं की खोज किसने किया था? तो बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने किया। बाघ कैसा डेंजर है तो उसकी खोज भी डेंजरफील्ड करेगा। कब करेगा? 1818 में किया। और बाघ की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका बाघ की गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। सही कोड पहचानना हमें, एक तरफ गुफाएं हैं, दूसरे तरफ स्थान है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ कहाँ पे है? रायसेन में है। धमनार कहाँ पे है? धमनार की गुफा मंदसौर में है, धमनार मंदसौर में है। मारा की गुफा सिंगरौली, मारा सिंगरौली है। और भरतेहर की गुफा उज्जैन है, उज्जैन है। ठीक है, भरतेहर की गुफा उज्जैन है। इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसे उदयगिरी, उदयगिरी की गुफा कहाँ पे है? विदिशा में है, विदिशा, विदिशा में उदयगिरी की गुफा है। पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ है? पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ पे है? तो मुरैना में है, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफा है। आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे है? आदमगढ़, आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे? होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफा है। और बिलोबा की गुफा कहाँ पे है? इसको भी ध्यान रखना है। बिलोबा, बिलोबा कहाँ पे है? ग्वालियर में है, ग्वालियर, बिलोबा की गुफा ग्वालियर में है। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी 4 1 2 3 हो जाएगा। मृगेंद्रनाथ, रायसेन, धमनार, धमनार का मंदसौर, मारा, सिंगरौली, भरतेरी, उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश में किस जिले में नंद वंश की मुद्राएं एवं सिक्के मिलते हैं? तो नंद वंश के मुद्राएं और सिक्के बड़वानी जिले में मिलते हैं, बड़वानी जिले। नंद वंश का राजा महापद्मनंद साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत मगध राज्य को मिलाया था। किसने? महापद्मनंद ने मिलाया था। और नंदवंश से संबंधित मुद्राएं मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती हैं? तो ये बड़वानी जिले में मिलती हैं। बस क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा संगत है? ध्यान देना है। अवंतिका का नाम उज्जैन था, वत्स का नाम वत्स का नाम ग्वालियर था, ना कि खजुराहो। क्या नाम था? वत्स का नाम ग्वालियर था, यही गलत हो जाएगा, असंगत बी हो जाएगा। दशाण विदिशा है, अनूप निमाड़ है, अनूप निमाड़ है। और एक और ध्यान रखना है, खजुराहो किसकी राजधानी है? तो खजुराहो चेदी, चेदी की राजधानी है, चेदी की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44। परिव्राजक वंश का संबंध किससे है? तो ये पन्ना जिले से, पन्ना जिले से परिव्राजक वंश का संबंध है। नंबर 45, सुंग वंश का मूल रूप में किस स्थान से संबंधित है? तो सुंग वंश किससे संबंधित है? तो सुंग वंश उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। सुंग वंश मूल रूप से उज्जैन से संबंधित है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक पुष्यमित्र सुंग है। और इसकी राजधानी क्या हुई? सुंग वंश की राजधानी विदिशा हुई थी, विदिशा हुई थी। और मूल स्थान उज्जैन है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ है? तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनौरा की खोज किसने की थी? तो हथनौरा की खोज किसने की थी? अरुण सुनकिया ने की थी। सुनकिया ने की थी। कब की थी? 1982 में की थी। 1982 में की थी। मानव खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म मिले थे। हथनौरा से क्या मिलता है? मानव खोपड़ी, खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म मिले थे यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप की खोज कब की गई? तो कब की गई? 1818 में की गई थी। कौन किया? जनरल टेलर ने किया। जनरल टेलर ने इसकी खोज किया था। विश्व धरोहर स्थल में कब आया? विश्व धरोहर सांची का स्तूप 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल साहित्यकार थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में साहित्यकार कौन थे? तो साहित्यकार अमर सिंह थे। कौन से थे? अमर सिंह थे। धन्वंतरी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध चिकित्सा से था। चिकित्सा। वररुचि का संबंध किससे है? व्याकरणाचार्य से है। एक क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। व्याकरणाचार्य थे। और बेताल भट्ट क्या थे? सलाहकार थे। सलाहकार थे। वारा मिहिर क्या थे? एक और ध्यान दीजिए, वारा मिहिर भी नवरत्नों में शामिल थे। क्या थे? ज्योतिषी भी शामिल थे। वारा मिहिर नवरत्नों में ज्योतिषी भी शामिल थे। और कौन से बचे इसमें से नवरत्नों में? तो आपको छपड़क को ध्यान रखना होगा। छपड़क क्या थे? तो ये न्यायविद थे। न्यायविद थे छपड़क। घटकरपर कौन थे? घटकरपर एक कौन थे? एक कवि थे। घटकरपर कवि थे। शंकु क्या थे? शंकु वास्तुकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो धनपाल ने किया। धनपाल ने जैन धर्म अपनाकर तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 51। मालवा के किस शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया था? तो मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध किसने लगाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। गयासुद्दीन खिलजी। और गयासुद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ? तो इसने जहाज महल का भी निर्माण कराया था। जहाज महल का भी निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। इसी के शासनकाल में मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और साथ में इसने क्या किया था? हिंडोला महल, जहाज महल देखा हमने, हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का भी निर्माण कराया था। हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का भी निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। और मालवा में, प्रश्न के अनुसार मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था गयासुद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है? अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उज्जैन में है। उज्जैन में है प्रतिशत में। उज्जैन है। उज्जैन के बाद फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दतिया के बाद कौन सा आता है? टीकमगढ़। सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक उज्जैन में है। उज्जैन में 26.4% अनुसूचित जाति हैं। उसके बाद दतिया में 25.5% है। फिर टीकमगढ़ में 25% है। 25% अगर हम प्रतिशत में देखते हैं। अगर हम नंबर में देखें, नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अनुसूचित जाति? तो इंदौर में है। इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे आता है उज्जैन जिला। उज्जैन का नंबर। उज्जैन के बाद सागर। ये नंबर में सबसे ज़्यादा इंदौर है, फिर उज्जैन है, फिर सागर है। ये हम सर्वाधिक देख रहे हैं। और सर्वाधिक के साथ साथ हम मिनिमम में देख लें। मिनिमम कहाँ पे हैं? तो सबसे कम कहाँ पे हैं? अगर हम मिनिमम में भी देखते हैं, अगर नंबर पे देखते हैं तो सबसे कम कहाँ पे है? झाबुआ में है। झाबुआ के बाद किसका नंबर आता है? अलीराजपुर। झाबुआ के बाद अलीराजपुर के बाद ढिंडोरी। यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जाति हैं। और परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज में भी सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है? झाबुआ आता है। झाबुआ के बाद कौन सा है? अलीराजपुर। सेम अलीराजपुर के बाद यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज में मंडला आ जाता है। तो हमने देखा सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत उज्जैन में 26.4%, उसके बाद दतिया, फिर टीकमगढ़। और नंबर के अनुसार देखते हैं, संख्या के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति इंदौर जिले में है, फिर उज्जैन, फिर सागर है। और मिनिमम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिनिमम में सबसे कम कहाँ पे है अनुसूचित जाति? झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर ढिंडोरी। और यही परसेंटेज में हम देखते हैं तो सबसे कम परसेंटेज अनुसूचित जाति का झाबुआ है, फिर अलीराजपुर है, फिर मंडला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। घोटुल प्रथा का प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा किस जनजाति में है? तो घोटुल
प्रथा, यहाँ पे तो ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन गलत हैं। घोटुल प्रथा कहाँ पे है? मुड़िया, मुड़िया जनजाति, मुड़िया या मुरिया, मुड़िया जनजाति में घोटुल पाई जाती है। मुड़िया या मुरिया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा घोटुल प्रथा का संबंध मुड़िया या मुरिया जनजाति से है। ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, दूध लौटावा। दूध लौटावा प्रथा, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दूध लौटावा गोंड जनजाति में प्रचलित है। गोंड जनजाति में दूध लौटावा। दूध लौटावा के अलावा गोंड जनजाति में और कौन सा विवाह होता है? लमसेना विवाह, जिसमें लमसेना विवाह में क्या होता है? लड़के द्वारा लड़की के घर पे सेवा दी जाती है। और पठौनी विवाह, पठौनी विवाह कहाँ पे होता है? गोंड जनजाति में। कौन सी? दूध लौटावा, लमसेना और पठौनी विवाह क्या प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे जनजाति दी हुई है, जैसे छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति है? छिंदवाड़ा में हमको भारिया जनजाति देखने को मिल जाएगी। और फिर इसके बाद मंडला, मंडला में हमको गोंड जनजाति देखने को मिल जाती है। झाबुआ में भील, झाबुआ में भील और शिवपुरी में सहरिया। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो छिंदवाड़ा में भील, मंडला में गोंड, झाबुआ में भील, शिवपुरी में सहरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव ये किसके हैं? गोंड जनजाति के हैं। अब गोंड जनजाति हमने देखा कहाँ पे है? तो इस जनजाति का विस्तार है नर्मदा घाटी के दोनों ओर। गोंड जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर हमको देखने को मिल जाएगी। नर्मदा घाटी के दोनों ओर इनके प्रमुख देवता दूल्हा देव, ठाकुर देव, बूढ़ा देव और इसके अलावा भी अगर हम जानना चाहें तो नारायण देव, नारायण देव हैं। और लोहासुर गोंड की ही उप जनजाति है। कौन सी? अगरिया, उसके देवता लोहासुर, तो गोंड में भी आ जाता है। और गोंड के हम प्रमुख नृत्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य सैला, गोड़ी, कर्मा, सैला, गोड़ी, कर्मा, सैला, गोड़ी, कर्मा। ये क्या है? प्रमुख डांस है गोंड जनजाति का। तो गोंड जनजाति से संबंधित हमने देखा कि इनके प्रमुख देवता दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, लोहासुर हैं। इन नर्मदा घाटी के दोनों ओर हम इनका क्षेत्र देखते हैं। और प्रमुख नृत्य कौन है? सैला, गेड़ी, कर्मा इनके प्रमुख नृत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आदिवर्त जनजाति संग्रहालय खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है। खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और जनजाति कहाँ पे है? और हम देखते हैं भोपाल में है। तो भोपाल में क्या है? राज्य जनजाति संग्रहालय अगर पूछे, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है? संग्रहालय, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है? तो इसका जवाब हो जाएगा भोपाल। और छिंदवाड़ा में कौन है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय अगर कोई पूछे, बादल भोई संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये छिंदवाड़ा में हमको देखने में मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे आदिवासी संग्रहालयों को देखा। आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो है, भोपाल में क्या है? राज्य जनजाति संग्रहालय, और छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, पनिका जनजाति समूह मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवासरत है? पनिका कहाँ पे है? तो पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में कौन सी जनजाति हमको देखने को मिलेगी? पनिका जनजाति। और इनके बारे में, पनिका जनजाति के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? ये कबीर पंथी या कबीर के अनुयायी हैं। पनिका जनजाति किसके हैं? कबीर के अनुयायी होते हैं, अनुयायी होते हैं। कहाँ पे पनिका जनजाति हमको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया के क्षेत्र में। अगला प्रश्न 59, इसमें एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ नृत्य है, मिलान करना है। अब भारिया का नृत्य क्या होगा? सैतम, शैतम, सैतम के अलावा और कौन सा है? सप्तम और भड़म, ये भी हमको ध्यान रखना है। भारिया का है। गोड़ का हमने अभी देखा है, कौन सा है गोड़ का? गोधो ये है। और इसके अलावा कर्मा, शैली और गेड़ी, ये हमने गोड़ की देखा है। और सहरिया का कौन सा है? सहरिया का रागिनी। और महत्वपूर्ण सहरिया के रागिनी के अलावा कौन है? लहंगी और दुलदुल घोड़ी, ये सहरिया जनजाति से है। बैगा की कौन सी है? परधौनी, परधौनी के अलावा बैगा में भी कर्मा नृत्य होता है, परधौनी। और कौन सा होता है? रीना। और कौन सा होता है? बिल्मा। और कौन सा नृत्य होता है? सजनी दीवानी,
ये सारे हमको कहाँ पे मिल जाएंगे, बैगा जनजाति को देखने को मिल जाएंगे। तो हम इस प्रश्न में जनजाति और उनका नृत्य देख रहे थे। तो भारिया का सैतम्भड़म, ठीक है। गोड़ जनजाति का हमने देखा गोचो, कर्मा, सैली, गेड़ी। और सहरिया जनजाति का हमने क्या देखा, रागिनी देखा, और कौन सा देखा, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। बैगा का कर्मा, रीना, परधौनी, बिल्मा, सजनी, दीवानी। ये सब किसके हैं, बैगा जनजाति के हैं। इस तरह से सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जनजाति संग्रहालय बादल भोई का संबंध, प्रसिद्ध जनजाति व्यक्तित्व बादल भोई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। तो बादल भोई का कहाँ पे है, तो बादल भोई कहाँ, छिंदवाड़ा, यहीं पे हमने देखा बादल भोई संग्रहालय का भी स्थापित किया गया है। इसी जो मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय था छिंदवाड़ा में, उसका नाम भी इन्हीं के सम्मान में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय रखा गया है। क्वेश्चन 69, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित है। तो ठाकुर दौलत सिंह जो 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े थे, उनका संबंध किससे है, उनका संबंध देवास जिले से है, देवास जिले से संबंध है। और इनको देवास के कहाँ पे, राघवगढ़ के दौलत सिंह अंग्रेजों को बहुत बहादुरी से सामना किया, और इनको कहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, गुना कैंट के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध व्यक्तित्व नीलेश देसाई किस क्षेत्र में तथा किस जनजाति समुदाय हेतु कार्य कर रहे हैं। कि नीलेश जो देसाई हैं वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। तो नीलेश देसाई झाबुआ जिले में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, झाबुआ जिले में काम कर रहे हैं, और भील जनजाति समुदाय हेतु काम कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने 2021-22 में इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नीलेश देसाई का संबंध झाबुआ क्षेत्र से है, और ये भील जनजाति के समुदाय हेतु कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश चंद्रवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है। तो चंद्रवंश का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से माना जाता है। कहाँ से, बुंदेलखंड क्षेत्र से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1934 में प्रदेश के किस जिले में प्रजा परिषद का गठन किया गया। तो प्रजा परिषद का गठन कहाँ हुआ, तो झाबुआ में हुआ था। झाबुआ में प्रजा परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1934 में हुआ था। 1934 में झाबुआ में, और 1938 में कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। भोपाल में हुआ। प्रजा परिषद का संबंध किससे है, प्रजामंडल आंदोलन से है। अब प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, शराबबंदी था। शराबबंदी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। और इसका क्या उद्देश्य था, हरिजन का उद्धार था। तो प्रश्न में था प्रजा परिषद का गठन 1934 में कहाँ हुआ, तो 1934 में झाबुआ में हुआ, 1938 में भोपाल में हुआ। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य शराबबंदी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हरिजन उद्धार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से हुआ। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से हुआ, तो ये बैतूल से हुआ। कहाँ से हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा बैतूल से हुआ। बैतूल से कौन किया, गंजन सिंह कुरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह का बैतूल से आरंभ होता है। और ये क्या हुआ था, भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 9 अगस्त 1930 को, कब, 9 अगस्त 1930 को भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा 9 अगस्त 1930 को आरंभ हुआ। इसको और क्या कहते हैं, घोड़ा डोंगरी भी कहते हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, असत्य विकल्प को चुनना है। शेख रमजान का संबंध सागर से है, बिल्कुल सही। ढिल्लन साय नरसिंहपुर, बिल्कुल सही है। देवी सिंह मंडला, बिल्कुल सही है। गिरधारी बाई झांसी की नहीं, गिरधारी बाई कहाँ की थी, रामगढ़। इनका संबंध किससे है, रामगढ़ से। ध्यान रखना, गिरधारी बाई रामगढ़ से संबंध है। सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन डी। शेख रमजान, एक बार फिर ध्यान देना, शेख रमजान का संबंध सागर से है। डेलन साय नरसिंहपुर के थे, देवी सिंह मंडला के थी, और गिरधारी बाई रामगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ग्वालियर की राजधानी दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। किसने बनाया था, दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। कब बनाया था, 1810 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, किस गोंड शासक ने रामनगर को गोंड वंश की राजधानी बनाया। तो रामनगर को राजधानी किसने बनाया था, तो रामनगर को राजधानी हृदय शाह ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हृदय शाह ने बनवाया था रामनगर को अपनी राजधानी।
इन्होंने क्या किया था, मोती महल का भी निर्माण कराया था, मोती महल का भी निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था मोती महल का निर्माण? मंडला जिले में कराया था, मंडला में मोती महल का निर्माण कराया था। और हृदय सहाय के बारे में और क्या जानकारी है कि ये संगीत प्रिय थे और खुद संगीतकार भी थे। इन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश, इनकी दो रचना है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। किसकी? हृदय शायर की, हृदय प्रकाश। ये संगीत के क्या थे? विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था? तो रीवा, कौन से? इंदौर, नागपुर और रीवा को ब्रिटिश राज के अंतर्गत किस युद्ध से लाया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से ये क्षेत्र किसके अंदर आ गए? ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले गाया गया। किससे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महारानी कमलापति किस राजवंश की शासिका थी? तो कमलापति किसकी शासिका थी? गोंड राजवंश की शासिका थी कमलापति। और ये क्या थी? निजाम शाह की विधवा थी। किसकी? कमलापति कौन थी? निजाम शाह, जो निजाम शाह की विधवा थी। इन्होंने गौड़ वंश को 18वीं शताब्दी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ पर शासन किया था। और कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। इन्होंने जल प्रबंधन और उद्यान और मंदिरों की स्थापना की थी। जल प्रबंधन के लिए जानी जाती हैं, जल प्रबंधन और उद्यान की स्थापना की थी, साथ में मंदिर का निर्माण कराया था। ये हमको कमलापति जी के बारे में जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न 79। गुप्तोत्तर काल में निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है? किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है? तो मेघातिथि ने घोषणा किया। क्या किया? कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से स्थल मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है? मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित कौन है? तो इसमें मनौती, कायथा, नागदा, ये सब क्या है? मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति मनौती, कायथा और नागदा सभी से संबंधित है। अब है कहाँ पे ये तो ये ध्यान रखना है। मनौती कहाँ पे है? तो मंदसौर में मनौती है। कायथा कहाँ पे है? तो कायथा उज्जैन में है। नागदा कहाँ है? तो नागदा भी कहाँ पे है? उज्जैन में ही है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। वाकाटकों का मूल निवास स्थान था। वाकाटकों का मूल निवास कहाँ था? तो वाकाटक वंश का मूल निवास बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इन्होंने विदिशा और पश्चिम बुंदेलखंड में शासन किया तथा इसके वाकाटक के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति क्या थे? वाकाटक के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 82। किस शासक ने रस रत्नमाला पुस्तक की रचना की है? तो रस रत्नमाला पुस्तक की रचना संग्राम शाह। रस रत्नमाला पुस्तक किसने लिखा है? संग्राम शाह ने लिखा है। दामोदर ठाकुर इनके प्रमुख दरबारी थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। रस रत्नमाला पुस्तक किसने लिखा है? संग्राम शाह ने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टंट्या भील को फांसी किस जिले में दी गई? अब यहाँ पे टंट्या भील को फांसी कहाँ पे दी गई? तो जबलपुर में फांसी दे दी गई थी। और इनकी समाधि कहाँ पे है? ये भी ध्यान रखना है आपको। इनकी समाधि कहाँ पे है? पातालपानी में इनकी समाधि है। और इनका जन्म कब हुआ था? टंट्या भील का जन्म 1842 में हुआ था। और इनको फांसी कब दी गई थी? तो फांसी दी गई थी 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पे? जबलपुर में दी गई थी। और इनकी समाधि पातालपानी इंदौर में बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 1857 के क्रांतिकारी गरुड़ सिंह अर्थात गुरूर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो गुरूर सिंह का संबंध किससे है? गुरूर सिंह का संबंध है शहडोल जिले के सुहागपुर क्षेत्र से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का प्राप्त होता है? कुषाण नरेश वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुषाण देव प्रथम का सिक्का हमको जबलपुर से मिलता है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक भीमकड़फिसेस थे। और इनका सिक्का हमको भीमकड़फिसेस का सिक्का हमको विदिशा से मिलता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। विदिशा से भीमकड़फिसेस का सिक्का मिलता है। और कुषाण वंश के जो सर्वाधिक महान शासक थे कौन थे? कनिष्क थे। अब कनिष्क का सिक्का हमको कहाँ से मिलता है? तो इसको शहडोल और हरदा से मिलता है। शहडोल और हरदा से कनिष्क के सिक्के मिलते हैं हमको। और
वासुदेव के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? जबलपुर से मिलते हैं। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना। वासुदेव के सिक्के हमको जबलपुर से मिलते हैं, विमकड़पिसेस के सिक्का विदिशा से मिलते हैं और कनिष्क के सिक्का शहडोल और हरदा से मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। बैतूल जिले के तिवार खेड़ा प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? तो तिवार खेड़ा प्रशस्ति का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। राष्ट्रकूट वंश से है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो मंदसौर की संधि होलकर वंश के साथ की थी। किससे की थी? होलकर वंश के साथ की है। याद रखना है, मंदसौर की संधि होलकर वंश के साथ की है। अगला प्रश्न, नवंबर 1819 को नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात भोपाल रियासत का शासक किसे नियुक्त किया गया? नजर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भोपाल का शासक कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, किसे बनाया गया? कुदसिया बेगम और गौहर बेगम। कब? नवंबर 1819 में नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद कौन बना? कुदसिया बेगम या गौहर बेगम। कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की पहली बेगम थी। भोपाल रियासत की पहली बेगम कौन थी? कुदसिया बेगम थी। इनने भोपाल में क्या कराया? भोपाल में इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने बनाया था। और क्या बनाया था इन्होंने? शौकत महल का निर्माण कराया था। शौकत महल का निर्माण कराया था इन्होंने। और साथ में गौहर महल का भी निर्माण कराया था। गौहर महल का भी निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना है आपको कि नवंबर 1819 में नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद कुदसिया बेगम को भोपाल की शासिका बनाया गया। ये भोपाल की पहली बेगम है। इन्होंने जामा मस्जिद, शौकत महल, गौहर महल का निर्माण कराया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोधन दौआ किसका सेनापति था? तो बोधन दौआ किसका सेनापति था? तो शाहगढ़ के राजा बखत वली का सेनापति था। और बोधन दौआ को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का तत्या टोपे कहा जाता है। बुंदेलखंड का तत्या टोपे किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो बोधन दौआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत का वह प्रमुख सेनानी जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह का सहयोगी था। बानपुर के राजा मर्दन सिंह के सहयोगी कौन था? तो मोहम्मद अली खां बानपुर के राजा मर्दन सिंह के सहयोगी था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो मगध वंश के शासकों का आधिपत्य किस क्षेत्र पे था? तो बघेलखंड क्षेत्र पे। बघेलखंड क्षेत्र पे मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? मगध वंश का प्रथम शासक था भीमसेन प्रथम शासक था। किस क्षेत्र में? बघेलखंड में इनका आधिपत्य था। प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्ती का संबंध किस राजवंश से है? तो हस्ती का संबंध है परिव्राजक वंश से हस्ती का संबंध है। परिव्राजक वंश हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। हस्तिन इसका सबसे प्रतापी राजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी को रीवा सतना क्षेत्र का शेर कहा जाता है? तो रीवा सतना क्षेत्र के शेर किसे कहा जाता है? पद्माधर सिंह को कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये इनका जन्म सतना जिले में हुआ था और इन्होंने अगस्त 1942 में इलाहाबाद में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में शहीद हो गए थे। अगस्त 1942 में कहाँ में? इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, वहाँ पे क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न 94, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ कहाँ पे? मंदसौर में स्थित है। हिंगलाजगढ़ 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं के समय मूर्तिकला का विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। कहाँ पे है? मंदसौर पे है। अगला प्रश्न, गढ़ामंडला का अंतिम गौड़ शासक कौन था? तो गढ़ामंडला का अंतिम गौड़ शासक नरहर शाह था। कौन था? नरहर शाह अंतिम गौड़ शासक था। क्वेश्चन नंबर 96, किस चंदेल शासक के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके खजुराहो को नई राजधानी बनाया गया? तो खजुराहो को नई राजधानी धंगदेव ने बनाया था। इनकी पहली राजधानी क्या थी? महोबा। पहले क्या थी? महोबा या कलिंजर। इसके जगह पे धंगदेव ने खजुराहो को अपनी नवीन राजधानी बनाया। और चंदेल वंश के शासकों का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक थे। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाए जाने वाली चित्रकला है? तो नौरता कहाँ पे बनाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड। नौरता कहाँ बनाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कुमारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है? नौरता एक भित्ति चित्र है जो मिट्टी, गेरू और हल्दी छुई आदि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न
कौन से लोक गायन में सिंगा जी, कबीर जी, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गाने गाए जाते हैं? तो कौन से में सिंगा जी, कबीर, मीरा के गाया जाता है? तो निर्गुनिया गायन, जो कि कहाँ किस क्षेत्र में है? निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र का लोक गायन है। इसमें कबीर, मीरा, रैदास, दादू आदि संतों द्वारा गाए गए गानों को गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कौन से साहित्यकार प्रताप पत्रिका के संपादक रहे हैं? प्रताप के संपादक कौन रहे हैं? बालकृष्ण सर्वनवीन। हमने देखा पहले भी किसकी, बालकृष्ण सर्वनवीन। ये इनका संबंध कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बालकृष्ण शर्मा जी का संबंध है। इसने प्रमा और प्रताप, दो इनकी पत्रिका थी, एक प्रमा और दूसरा प्रताप। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? कुमकुम, रश्मि रेखा, कुमकुम, रश्मि रेखा और उर्मिला इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी है? तो बंसी कौल कौन से हैं? रंगकर्मी हैं। और बाकी विष्णु चिचलौंकर, वाजिद खान, नारायण श्रीधर वेंद्रे, इनका चित्रकला अन्य कलाओं से संबंध है। रंगकर्मी कौन थे? रंगकर्मी बंसी कौल है। इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ देखा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। थैंक यू।